सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स आपको मैं करवाता हूँ। इसके पहले बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स वाला वीडियो मैंने 16 वीडियो डाल दिया है। यदि आप नहीं देखें उन सारे वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसमें बिहार के अंदर जो भी करंट अफेयर्स थे उसकी बात की गई थी। वर्तमान में मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ राष्ट्रीय घटनाक्रम, अर्थात देश के अंदर जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं राष्ट्रीय परिदृश्य से। देखें, राष्ट्रीय परिदृश्य से नेशनल न्यूज़ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। हाल ही में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान लॉन्च किया है। आगे देखिए, मुख्य बिंदु। इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना है। इसमें कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना है। व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को कम करना है। इसका लक्ष्य 11 औद्योगिक गलियारों और 2 नए रक्षा गलियारे तमिलनाडु और दूसरा उत्तर प्रदेश में भी बनाना है। इसके तहत सभी गांवों को 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क 17,000 किलोमीटर की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। वर्ष 2024-25 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना है। 200 से अधिक नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। वाटर एरोड्रम का भी निर्माण इसमें शामिल है। तो गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में क्या किया जाएगा? इसमें लॉजिस्टिक लागत कम कर दी जाएगी। लॉजिस्टिक लागत करने का अर्थ जो आने जाने में है ना, ले जाने में, सामान को इधर से उधर पहुंचाने में जो खर्चा होता है और जो समय लगते हैं उसको कम किया जाएगा। तो इस पर अवसंरचना परियोजना का विकास किया जाएगा। अवसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया जाएगा? तो बंदरगाहों का निर्माण किया जाएगा, अभी बताया गया है। बंदरगाहों का निर्माण किया जाएगा। और क्या किया जाएगा इसमें? तो बताया गया कि 11 औद्योगिक गलियारों को आपस में जोड़ा जाएगा। रक्षा गलियारे जो 2 बनाए गए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। और सभी गाँवों को 4G कनेक्टिविटी से साथ जोड़ दिया जाएगा। अर्थात ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत को जोड़ने का काम किया जा रहा है यहाँ पर। फिर आपको बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन नेटवर्क 17,000 किलोमीटर तक बनाई जाएगी। तो इससे क्या होगा? अवसंरचना का विकास होगा। जब अवसंरचना का विकास होगा तो लॉजिस्टिक लागत कम होगी। लॉजिस्टिक लागत करने का लाने ले जाने में जो किराया भाड़ा लगता है ना, उसकी लागत कम हो जाएगी और समय भी कम लगेगा। डबल फायदा यहाँ पे है। यहाँ पर देखिए बताया गया 200 से अधिक नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, वाटर एरोड्रम का भी निर्माण किया जाएगा। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब टॉपिक है प्रधानमंत्री की 60 सूत्रीय कार्य योजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक व्यापक 60 सूत्रीय कार्य योजना तैयार की है। विदित हो कि यह कार्य योजना विशिष्ट मंत्रालयों और विभागों पर केंद्रित है ना। ये मंत्रालय और कुछ विभागों पर ही केंद्रित है। और इसमें सामान्यतः 3 श्रेणियां हैं, वो भी शासन के 3 श्रेणियां हैं। जैसे देखिए, IT और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। शासन के लिए IT और प्रौद्योगिकी, उधर लिखा हुआ था शासन के लिए IT और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। व्यावसायिक वातावरण में सुधार और सिविल सेवाओं का उन्नयन करना है। इसमें 3 श्रेणियां हैं। शासन में IT टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना है, व्यावसायिक वातावरण में सुधार करना है, सिविल सेवाओं का उन्नयन शामिल है, अर्थात सिविल सेवाओं को भी टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। आगे देखिए, मुख्य बिंदु। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए छात्रवृत्ति के वितरण को सुव्यवस्थित करने से लेकर वंचित छात्रों हेतु स्वदेशी टैबलेट और लैपटॉप विकसित करके डिजिटल डिवाइड के अंतराल को भरने के लिए कई कुशल कार्रवाइयाँ शामिल हैं। देखिए इसमें क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय क्या करेगी? छात्रवृत्ति देगी, छात्रवृत्ति का वितरण करेगी। और इसके साथ क्या किया जाएगा? टैबलेट दिया जाएगा। टैबलेट जो देखते हैं हम लोग, टैबलेट का जो यूज करते हैं,
मोबाइल दिया जाएगा, मोबाइल की जगह टैबलेट दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा। तो लैपटॉप और टैबलेट जब वितरण किया जाएगा तो इससे डिजिटल डिवाइड कम होगा। ये बात समझिए, डिजिटल डिवाइड क्या होता है। डिजिटल डिवाइड कहने का अर्थ हो गया, जो उच्च तबके के विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो तो जिनके घर का आय इनकम अच्छा है, तो वो तो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट सारा व्यवस्था कर लेते हैं। परंतु जो मध्यम या मध्यम से कम वर्ग के आय के लोग हैं, उनके बच्चे तक टैबलेट, मोबाइल तक पहुंच नहीं हो पाती है। इसके बीच का, दोनों बच्चों के बीच का जो खाई है ना, इसी को डिजिटल डिवाइड कहते हैं। और इसे पाटने के लिए, है ना, प्रधानमंत्री की ये जो कार्यक्रम है, 60 सूत्री कार्य योजना, इसमें भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। व्यावसायिक वातावरण में सुधार करने के लिए कुछ अनुमतियों को पूर्ण रूप से समाप्त करना है तथा कुछ प्रमुख क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने की लागत कम करके इसे वियतनाम एवं इंडोनेशिया के समतुल बनाना है तथा सभी सरकारी सेवाओं के लिए मंजूरी की स्वचालित अधिसूचना हेतु सिंगल पॉइंट एक्सेस को शामिल किया गया है। सिंगल पॉइंट एक्सेस क्या होता है? एक ही जगह सारा सुविधा मिल जाएगा, खिड़की आपको भटकना नहीं पड़ेगा, अर्थात टेक्नोलॉजी से इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया गया, यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, व्यावसायिक वातावरण बनेगा। व्यावसायिक वातावरण करने का, जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना सोचा, उसके लिए लाइसेंस लो, उसके लिए, है ना, रजिस्टर करवाओ, तो बहुत सारा क्रियाविधि होती है, तो हमें बार बार भटकना पड़ता है। तो ये व्यावसायिक वातावरण के प्रतिकूल है। तो व्यावसायिक वातावरण का अनुकूल में बनाना, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको एकल खिड़की पहल शुरू की गई है। इसमें क्या होगा ना कि एक ही जगह आपका सारा काम हो जाएगा, इधर से उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित होगा, अच्छा होगा। तो ये कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी का ये लाभ होगा। तो ये भी किस में है? प्रधानमंत्री की 7 सूत्रीय कार्य योजना में है। इसके साथ आपको देखिए, सिविल सेवाओं का उन्नयन करने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों में बुनियादी ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों का प्रशिक्षण, विशेषज्ञताओं का संचार और उचित सिविल सेवाओं के लिए नवीनतम तकनीकों के माध्यम से क्षमता का निर्माण करना है। इसमें क्या किया जाएगा ना, सिविल जो सेवक हैं, जो भी पढ़ लिख करके जो सिविल सेवक बनते हैं, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो टेक्नोलॉजी पूर्ण हो, है ना। तो इससे क्या होगा ना कि नवीनतम तकनीकों का जब ज्ञान होगा अच्छे तरीके से सिविल सेवकों के पास, तो वे उसका क्रियान्वयन भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 3 श्रेणियाँ इसमें शामिल की गई है। इसमें शासन में IT को जोड़ना, ठीक है, दूसरा क्या था, व्यावसायिक वातावरण को सुदृढ़ करना, सुनिश्चित करना, और तीसरा था सिविल सेवाओं का उन्नयन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है भास्कर बदा। मैं आपको बता दूं भास्कर बदा है क्या। सबसे पहले नाम देखने में कैसा लग रहा है, तो ये कुछ नहीं, ये एक प्रकार का कैलेंडर है। एक प्रकार का कैसा है, क्या है, कैलेंडर है। देखिए, अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने घोषणा की है कि लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर बदा, ये याद रखिए, को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाएगा। असम सरकार ने घोषणा किया है कि भास्कर बदा एक प्रकार का कैलेंडर है, इसे आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाएगा। कौन सा सरकार? असम सरकार ने क्या किया, घोषणा किया, किस कैलेंडर की, भास्कर बदा के। किस रूप में अधिक प्रयोग किया जाएगा? तो आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाएगा। आगे देखिए, विदित हो कि वर्तमान में असम सरकार द्वारा शक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर को आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके पहले शक कैलेंडर चलाया जा रहा था, ग्रेगोरियन कैलेंडर चलाया जा रहा था, लेकिन अब क्या चलाया जाएगा? भास्कर बदा कैलेंडर। गौरतलब है कि भास्कर बदा कैलेंडर में युग की शुरुआत 7वीं शताब्दी के स्थानीय शासक भास्कर वर्मन के स्वर्गारोहण की तारीख से मानी जाती है। भास्कर वर्मन स्थानीय शासक था, और जब उनकी डेथ पर उस तारीख से मानी जाती है, 7वीं सदी से जोड़ करके मानी जाती है। चलिए, जो भी हो, आपको ये याद रखना है, भास्कर बदा, असम सरकार, स्थानीय कैलेंडर आधिकारिक रूप से चालू की जा रही है।
यह लूनर और सोलर वर्ष दोनों पर आधारित है। लूनर वर्ष पर भी आधारित है, सोलर वर्ष पर भी आधारित है। यह तब शुरू हुआ जब भास्कर वर्मन को कामरूप साम्राज्य का शासक बनाया गया था। कामरूप साम्राज्य का शासक भास्कर वर्मन। कामरूप से कौन संबंधित है? भास्कर वर्मन। ये क्या था? एक शासक था। विदित हो कि भास्कर बदा और ग्रेगोरियन के बीच 593 वर्ष का अंतर है। दोनों में अंतर कितने का है? 593 वर्ष का। किस किस में? तो भास्कर बदा और किस में? ग्रेगोरियन के बीच। दोनों क्या है? कैलेंडर है। भास्कर बदा क्या है? कैलेंडर है। कहाँ चला गया? असम में। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर क्लियर होता है। अब चलते हैं हम लोग, दूसरा टॉपिक है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। और उसके बाद अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त 2021 में संसद द्वारा पारित किए गए 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके पश्चात यह 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये विधेयक कैमा है? 127वां संविधान संशोधन विधेयक है, लेकिन यह अधिनियम बन चुका है। तो अधिनियम कैमा? 105वां अधिनियम है। दो प्रश्न यहाँ पर बनता है आपका। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जब राष्ट्रपति से मुहर लग जाती है, ठीक है, तो अधिनियम बन जाता है। विधेयक क्या होता है? जब सदन में, जो सदन की प्रक्रिया में लगी रहती है, तो क्या होता है? विधेयक होता है। लोकसभा राज्यसभा, है ना, जब इस प्रक्रिया में लगी रहती है तो विधेयक कहलाती है। लेकिन राष्ट्रपति जब मुहर मार देती है तो अधिनियम बन जाता है। तो जिस भी टॉपिक्स पे हम अभी बात करने वाले हैं वो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है, बन चुका है, और 127वां विधेयक था। ठीक है, अधिनियम से संबंधित मुख्य बिंदु क्या है? जो 105वां अधिनियम बन चुका है, इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो भारत संसद द्वारा इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 342 ए के खंड 1 एवं 2 संशोधन करके एक नया खंड 3 जोड़ा गया है। 342 में एक नया खंड 3 जोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त अधिनियम 366 एवं 338 बी में भी संशोधन करता है। दोनों में संशोधन करता है, 366 में, 338 बी के 9 में। यह अधिनियम यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि राज्य ओबीसी श्रेणी की राज्य सूची को उसी रूप में बनाए रख सकता है जैसे कि यह सर्वोच्च न्यायालय के पहले थी। विदित हो कि राज्य सूची को पूरी तरह से राष्ट्रपति के दायरे से बाहर करके राज्य विधानसभा द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इसमें क्या बताया जा रहा है कि ओबीसी जो श्रेणियां हैं उसे राज्य सूची के रूप में बनाए रखा जाएगा, और इसको बोला जाए जो भी राज्य सूची का विषय है, जो भी राज्य सूची का विषय है ये राज्य के अंदर रहेगा। इस पर हस्तक्षेप राष्ट्रपति की तरफ से उधर से हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि राज्य अपने अनुसार, है ना, जो ज़रूरतमंद समाज के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, उसे आरक्षण देगी। ठीक है, उसे आरक्षण देगी, उसका पहचान खुद करेगी और उसका इंतज़ाम भी खुद करेगी। इसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप, राष्ट्रपति को यानी कि इससे बाहर रखा गया राज्य सूची के विषयों से। तो ये संशोधन में ये इस बात का जिक्र है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए, गौरतलब है कि यह अधिनियम राज्यों द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग SC/BC की पहचान करके उसकी शक्ति को बहाल करना है ना। यानी कि जो भी पिछड़े वर्ग है उसको पहचान कीजिए और उसकी शक्ति को बहाल कीजिए, यानी उस पर खर्च कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उस पर आरक्षण दीजिए। संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता SC/BC की राज्य सूचियों पर लागू नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रपति को इससे दूर रखा गया है, यानी कि इस पर नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता राज्य सूची के विषय पर लागू नहीं होगी। यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भी इसमें पूछताछ नहीं किया जाएगा, कोई भी परामर्श नहीं लेने की आवश्यकता है। राज्य अपने तरीके से पहचान करेगा और राज्य उसका इंतजाम करेगा। ठीक है,
तो ये टॉपिक यहाँ पर आपका 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 और ये विधेयक कैमा था, 127वां विधेयक था, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। आइए जम्मू कश्मीर पर चलते हैं। जम्मू और कश्मीर में परिसीमन। ऐसा करते हैं, इस वीडियो को अभी यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो टॉपिक होगा जम्मू और कश्मीर में परिसीमन। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।